नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, चाहे आपका किसी गांव मोहल्ले का, आपके घर परिवार का, आपके आस पड़ोस का, आपके दोस्त यार का, आपके हित रिश्तेदार का, आपके कोई भी जानने वाला, यदि वह शिक्षक रहे हों या शिक्षिका रहे हों और उनकी मृत्यु शिक्षक या शिक्षिका रहते हुए हो गई हो, तो उनके आश्रित को उनके स्थान पर शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होते रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, जैसा कि बिहार विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली जो 10 अप्रैल 2023 को आई है, जिसके आधार पर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन हो रहा है, भर्तियां हो रही हैं, उसमें इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। इस संशय को दूर करने के लिए सदन में आज माननीय शिक्षा मंत्री से तारांकित प्रश्न पूछे गए। प्रश्न का जवाब बेहद ही संजीदगी से माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा दिया गया। अब सुनिए कि प्रावधान क्या है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि जो नई नियमावली आई है शिक्षक भर्ती का, उसमें साफ-साफ लिखा है कि शिक्षक बनने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ प्रशैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। अर्थात बीएड, डीएलएड, एमएड जैसा आपको शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एसटेट हो, आपको क्वालिफाई रहना चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके बगैर आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो क्या अनुकंपा पर बहाली अब नहीं होगी? सबसे बड़ा ये सवाल है। तो उनका कहना है साफ तौर पर कि बहालियां होगी। ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं होगी, कि जो शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, यदि उनकी मृत्यु शिक्षक-शिक्षिका रहते हुए हो जाती है, तो उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाएगी या फिर वे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो बन सकते हैं। लेकिन जो आश्रित जिन्हें शिक्षक बनना है, जिन पर वो आश्रित थे उनकी मृत्यु के उपरांत, तो उन्हें शिक्षक बनने की जो योग्यता है, जो अर्हता है, जो पात्रता है, वह उन्हें धारण करना होगा, तभी वो शिक्षक बन पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में, अर्थात यदि उस परिवार का कोई भी आश्रित, यदि उन शिक्षक या शिक्षिका का कोई भी आश्रित, यदि बीएलएड, डीएलएड, एमएड, अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, सीटेट, बीटेट, एसटेट, यदि वह क्वालिफाई नहीं है, पास नहीं है, तो क्या उसे नौकरी नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक के अलावे अन्य शिक्षकेतर भी कार्य होते हैं, जैसे परिचारिका, सहायक शिक्षक, कर्मचारी, अन्य पद। उस हेतु उनका बहाली हो जा सकती है। तो अब इस पर प्रश्न उठा कि आखिर अब तक तो बहुतों का मृत्यु हुई ड्यूटी आवर में, अर्थात शिक्षक शिक्षिका के रूप में रहते हुए बहुतों शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हुई, तो उनके आश्रित आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों उनकी बहाली नहीं हो पाई? तो इसका स्पष्ट जवाब आया कि या तो जो शिक्षक शिक्षिका की मृत्यु हुई, शिक्षक शिक्षिका रहते हुए उनके जो आश्रित थे, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगा, योग्यता, अर्हता, पात्रता धारण नहीं करते होंगे। तो यह तो 10 अप्रैल 2023 से लागू हुआ ना, उससे पूर्व तक तो वो बन सकते थे। शिक्षक बनने के बाद भी वे अपना योग्यता धारण कर सकते थे, वो पात्रता धारण कर सकते थे। ऐसा तो नियम था। वो तो 10 अप्रैल 2023 को नई शिक्षक नियमावली आई, उसमें कंप्लीटेड योग्यता धारक जो है, पात्रता धारक जो है, उन्हें ही शिक्षक बनने का योग्य समझा गया, लेकिन उससे पूर्व तो बन सकते थे। तो फिर क्यों नहीं किया गया? तो इस पे जवाब आया कि यदि 10 अप्रैल 2023 को जो नई नियमावली आई, उसके पूर्व यदि कोई भी आश्रित के द्वारा आवेदन किया जा चुका होगा और यदि उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो सरकार जांच कराएगी कि कितने आवेदन वैसे पड़े हुए हैं, किनकी गलतियों के कारण वे दर-दर की ठोकरें खाते रहे हैं और अब तक उनका नियुक्ति नहीं हो पाया, क्या वस्तु स्थिति है, क्यों रोक करके रखा गया, क्या कमियां पाई गई या फिर लापरवाहियां हुई है, इसकी जांच होगी। यदि सब चीज सही होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आश्वासन दे दिया है। क्योंकि ऐसे हमारे आपके परिचित कई हैं जिनके माता पिता शिक्षक या शिक्षिका थे, उनकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्यवश, लंबे बीमारी के कारण, एक्सीडेंट में या अन्य कारणों से, लेकिन उनके आश्रितों को अब तक दर-दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं, वे अब तक उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल पाई है। तो इस हेतु सवाल पूछे गए, जिसका जवाब इस प्रकार से दिया गया जो मैंने आपको बताया। अब है कि ठीक है, 10 अप्रैल 2023 से नियम तो लागू कर दिए गए। अब उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई या उससे पूर्व भी जिनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन अब चूंकि उनके आश्रित नाबालिग रहे हों, जिस कारण वे आवेदन नहीं दे पाए हों, तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? तो मिलेगी।
यदि वे अर्हता योग्यता रखते हैं तो वे शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वे सहायक शिक्षक या फिर परिचारिका बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा है, हालात ऐसा है, जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया कि सहायक शिक्षक या परिचारिका का पद खाली न होने की वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, ये बताया गया स्थिति। अब जो है, यह मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री ने जो यह कहा कि परिचारिका का रिक्तियां ही नहीं है, सहायक शिक्षकों की रिक्तियां ही नहीं है, या अन्य शिक्षकेतर जो पद हैं, दायित्व हैं, वहां पे रिक्तियां ही नहीं है, जिसके कारण जो है आश्रितों को नहीं दी जा रही है नियुक्ति, तो यह सरासर झूठा है। शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, हालांकि परिचारिका की आवश्यकता जो होती है वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही होती है, या फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में भी होते हैं। तो सरकार की यदि मंशा सही हो कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो सेवारत थे और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके आश्रितों को नौकरी देना है, यदि यह ठान ले सरकार, तो कहीं ना कहीं रिक्तियां हैं जहां पर उन्हें नियुक्तियां मिल सकती है। लेकिन सरकार की मंशा साफ हो तब ना, क्योंकि सरकारें जो कार्य करती हैं, चाहे सरकार किसी का भी हो, पार्टी चाहे जो भी हो, सरकारें बिहार में हो या केंद्र में हो या किसी भी राज्य में हो, जो भी कार्य करती हैं, जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, सत्तारूढ़ जो पक्ष होते हैं, उनका फोकस बिल्कुल ही वोट होता है कि हम कार्य वैसा करें जिसका वाहवाही लूटा जा सके, समाज में जिसका प्रचार हो सके और उसके माध्यम से आकर्षित हो वोटर और उन्हें वोट दे सके और निरंतर वो सत्ता में बने रहे। अब जो आश्रित हैं, चूंकि एक साल के अंदर पूरे बिहार भर में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं की मृत्यु हो रही होंगी, अब उनके बदले में कितने उनके आश्रितों को नौकरी देना पड़ेगा। तो चाहे जितना भी हो ऐसी घटनाएं घटी और उसके बदले में आश्रितों को नौकरी देना पड़े, लेकिन अब उसका प्रचार कैसे वो कर पाएंगे कि उन्होंने इतने आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करवा दिया? वाहवाही कैसे लूट पाएंगे? आम जनमानस को एक खबर कैसे चलेगी पता और आकर्षित कैसे होंगे कि हाँ, सरकार अनुकंपा पर भी बहाली कर रही है, सरकार आश्रितों को नौकरी दे रही है। इस वजह से इस प्रकार की फाइलें दबी की दबी रह जाती है। ऐसे हजारों हैं आश्रित जो लंबे समय से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं, अन्य विभागों की भी यही स्थिति और हालात हैं, और अंततः वे उम्मीद छोड़ करके दूसरे कार्य में संलग्न हो जाते हैं, या फिर जो सक्षम होते हैं वे अन्य नौकरियां में चले जाते हैं और यहां पे रिक्तियां वैसे ही पड़ी रहती है और उसे नई भर्तियों के माध्यम से भरी जाती है। गांधी मैदान में मेगा शो के द्वारा औबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, वाहवाही लूटी जाती है, चुनावी रैलियां की जाती है और वोट लेने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाता है। यह है सरकार का मुख्य चरित्र। तो यह जो मुखौटा ओढ़ा हुआ है सरकार भोलापन का, उसके अंदर इतना भोलापन है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो भी कार्य होते हैं वो बेहद ही सुनियोजित होते हैं, उसका आउटपुट वोट होता है, और यदि वैसे कार्य जिनसे उन्हें वोट मिलने की उम्मीदें न हो, वाहवाही कम मिलने की उम्मीदें हो, तो वैसे कार्य को वो नजरअंदाज करके चलते हैं। इसलिए ये देखने को मिल रहा है और नियमावली में परिवर्तन भी इसी वजह से किए गए। हालांकि यहां तक सही है कि जो शिक्षक के रूप में बहाल होंगे आश्रित हों, यदि वे प्रशिक्षित हों, पात्र हों, योग्य हों, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी बच्चों को। लेकिन यदि वे पात्रता हासिल नहीं करते हों, वे योग्यता धारण नहीं करते हों, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं हो, तो जिस स्तर के हैं उस स्तर में उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, यथाशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना कि फाइल दबी रह जाए, दर-दर की ठोकरें वर्षों तक खाते रहें, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं हो। और मीडिया तो ऐसे ही भ्रष्ट हो चुकी है, मृत हो चुकी है। कहां आम जनमानस के सवाल वो लेते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। सिर्फ व्यापार के मद्देनजर, व्यवसाय के मद्देनजर रखते हुए वो अपने सारे कार्य कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सरकारी उन्हें विज्ञापन मिल सके, अधिक पैसे कमा सके, सरकार का जो है वो प्रवक्ता के रूप में वो काम कर सके। बस यही हो रहे हैं। मीडिया मतलब मीडियम से मीडिया, मीडियम से बना मीडिया, अर्थात माध्यम। माध्यम माने बीच का, किसके किस बीच का? सरकार और जनता के बीच में कौन? मीडिया। अर्थात सरकार की बातों को जनता तक और जनता की बातों को सरकार तक। लेकिन सरकार की बात जनता तक तो पहुंच रही है और जनता की बात सरकार तक पहुंच ही नहीं रही है। तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि उसके देश के या उसके राज्य के नागरिक कितने तकलीफ में हैं, कितने कठिनाइयों में हैं, क्या दिक्कतें हैं उन्हें, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या परेशानियां हैं?
कैसे समझ में आएगा? तो जब उन्हें तक पहुँच ही नहीं पा रहा है जनता की आवाज़, तो फिर वो कार्य जनता के लिए कर कैसे पाएँगे? उन्हें जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, चाहे उससे जनता को लाभ हो या नुकसान हो, बस इसी में पिसना है। अब आपके समक्ष आपका सबसे बड़ा पावर का इस्तेमाल करने के लिए समय आ रहा है, लोकसभा चुनाव है निकट भविष्य में, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो आप यदि संतुष्ट हैं सरकार तो सरकार के पक्ष में वोट दें, जो भी सत्तारूढ़ पक्ष है। यदि असंतुष्ट हैं, तो फिर आप स्वतंत्र हैं किसी को भी चुनने के लिए। अन्यथा की स्थिति में आपको कोई भी पसंद नहीं है, तो NOTA आप दबा सकते हैं, ताकि पता चले उन सभी पार्टियों को जो सत्ता में है या विपक्ष में है कि जनता सभी को नकार रही है, कोई भी पसंद नहीं है और सुधार कर सके और जनता की आवाज़ें उन तक पहुँच सके, वो सुन सके, जनता के हित में वो काम कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, गुरुजनों का, नवीन शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।